हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि गरीबी के आकलन की कौन कौन सी विधियां हैं और साथ ही साथ में गरीबी का अपवर्जन से क्या रिलेशन है। इसी दोनों पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ये बेसिकली जो चैप्टर है वो आपका यूनिट नंबर 6 से है, जहाँ से लगातार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो ये थोड़ा सा करंट बेस्ड डेटा होता है छात्रों, इसलिए फोकस करने की कोशिश करिएगा। देखिए, जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी हुई थी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, वो गरीबी का आकलन करती है। ठीक है, तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी हो गई, चाहे रंगराजन समिति हो गई, तो जो कमेटी बनी हुई थी उसने 2011-12 का जब डेटा दिया हुआ था छात्रों, तो उसमें लगभग 37.2% के आसपास में जनसंख्या क्या थी, यानी कि जब कमेटी बनी हुई थी उसके बाद में, यानी 2009 में कमेटी बनी थी और 11-12 के आकलन में ये चीज निकल करके आई थी कि लगभग भारत की 37.2% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। लेकिन वर्तमान में अगर हम 2019 का डेटा देखें तो इसके अनुसार जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 25.7% हो गई। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको लग रहा है। यहाँ पर ग्रामीण का अलग किया गया और जो शहरी जनसंख्या उसमें 13.7, इसको थोड़ा इंप्रूव कर लीजिएगा, यहाँ पर 13.7% हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 13 दूनी 26, यानी लगभग लगभग देखा जाए तो दुगने के आसपास में शहरी के अपेक्षाकृत ग्रामीण में दुगने जो है क्या है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। तो इसको याद रखिएगा। अब हम भारत में अगर हम गरीबी का आकलन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, बेसिकली दो आधार पे, एक तो इनकम जो आय होती है और दूसरा कंजम्पशन यानी उपभोग। ठीक है, या तो हम आय कमाए तो उपभोग करें, या तो उपभोग कर रहे हो भले आय कम हो। तो यही दो वो माध्यम है जिनके माध्यम से क्या है कि हम गरीबी का आकलन करते हैं। और वर्तमान में गरीबी लाइन से नीचे रहने वाले यानी बिलो पॉवर्टी लाइन की बात की जाए, जो आकलन है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में गरीबी लाइन का आकलन कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है, एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मंत्रालय, इसी मंत्रालय के तहत किया जाता है। और कौन कर रहा है, पहले योजना आयोग वगैरह था, लेकिन अब वो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग कर रहा है। ठीक है, तो जो नीति आयोग है वो करता है। ठीक है, तो नीति आयोग कर रहा है किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, और इसके द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा, यानी जो नीति आयोग है वो कहाँ से डेटा लेता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, यानी एनएसओ से वो क्या कर रहा है, एनएसओ से वो डेटा ले करके और उसके बाद में नीति आयोग इस पर डेटा तैयार करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मिनिस्ट्री ओवरऑल आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखो पीएलबी की बात कर रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन बास्केट, एक टर्म है, पीएलबी की बात की जाती है, कई बार पूछा गया। इनको हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट, यानी वस्तुओं, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का वह समूह जो मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं जो मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पीएलबी कहते हैं, यानी पॉवर्टी लाइन बास्केट कहते हैं। यानी वो बेसिक नीड्स हैं जिनको एब्सोल्यूट गरीबी से ऊपर उठने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो पीएलबी जो है बेसिकली, अगर पीएलबी जिसको नहीं मिलती है वो एब्सोल्यूट गरीब व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखिए, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है इसलिए यहाँ पर बताई जा रही है। पावर्टी रेशियो के बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि पावर्टी रेशियो क्या है, तो या गरीबी का जो अनुपात है, या इसको HCR, हेड काउंट पर रेशियो भी कहते हैं, हेड काउंट पर रेशियो। तो हेड काउंट रेशियो का मतलब वो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की संख्या का संपूर्ण जनसंख्या के साथ में अनुपात किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं हेड काउंट पर रेशियो यानी HCR। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे, यानी 10 भारत में अगर हम लोग बात करें छात्रों, तो 10 में से 2 से 3 आदमी हमारे यहाँ गरीब हैं। ठीक है, 10 आदमी देखेंगे तो उसमें 2 से 3 व्यक्ति क्या है, 2.5 का मतलब अगर गांव में देखा जाए तो 2.5 25.7 है, तो लगभग 2 से 3 व्यक्ति। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1.3, यानी शहर में 1 से 2 व्यक्ति मिल जाएंगे गरीब आपको। तो छोटा छोटा डेटा है छात्रों, इनको लर्न करके रखेंगे। और देखिए, अगर हम ये शुरुआत करी जाएगी तो आज़ादी से पहले भी गरीबी का आकलन किया गया था, और इसकी शुरुआत जो किया था सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी साहब ने किया था। ठीक है, तो गरीबी आकलन की जो शुरुआत किया था अंग्रेजों के समय में, ठीक है, दादा भाई नौरोजी साहब ने किया था। और इनकी एक पुस्तक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक कई बार एग्जामिनेशन में आपके एनटीए नेट में पूछा जा चुका है।
इसलिए ज्यादातर संभावना है कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखी गई है और इसी में पहली बार गरीबी का आकलन किया गया था आजादी के पहले। ठीक है, यानी अगर इसकी बात की जाएगी तो ये 1867 यानी ये डेटा काफी पुराना है। ठीक है, यानी 1900 के पहले की बात कर रहा है लगभग। ठीक है, और यह आकलन अगर बात करें तो आवश्यक वस्तुओं की कीमत, जो बेसिक नीड्स हैं, यानी जो बास्केट अभी बात हो रही थी, आवश्यक वस्तु का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी मैंने बताया पीएलबी, पॉवर्टी लाइन बास्केट, जो आवश्यक वस्तु हैं उनके उनके डाइट के या मिनिमम बेसिक डाइट के आधार पर सुनिश्चित किया गया था कि आवश्यक वस्तुएं जिनको खाने पीने से व्यक्ति को एक मिनिमम डाइट प्राप्त हो सके उसी के आधार पर किया गया था। और जब इन्होंने किया था तो उस समय बताया हुआ था कि लगभग 16 रुपए से 35 रुपए प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष सुनिश्चित की गई थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय जो सुनिश्चित की गई थी वो कितनी की गई थी, वो 16 से 35 की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें एक और आ जाता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात हम लोग करेंगे तो ये पार्ट क्या आ जाता है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, यानी ये पार्ट है 1938 में। ठीक है, 1938 में जा करके फिर एक आगे अभियान शुरू होता है और 15 टू 20 रुपीज प्रति व्यक्ति पर मंथ। ठीक है, 15 से 20 रुपए प्रति व्यक्ति पर मंथ आय सुनिश्चित की गई। यानी जब 1867-68 के आसपास से जाकर के जब 1938 में आते हैं छात्रों, तो इस दौरान जो 15 से 20 रुपए प्रति व्यक्ति आए, लेकिन ये पर मंथ सुनिश्चित कर दी गई कि अगर इतना पर मंथ मिल रहा है तो वो व्यक्ति क्या है, गरीबी रेखा से ऊपर है। और इसे सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या निर्मित किया गया था, यानी कि जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है इसको निर्माण करने का काम कौन किया हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट वो रखना है कि इसके प्रथम अध्यक्ष यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो पीटी नेहरू। तो अध्यक्ष की बात की जाएगी तो पीटी नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो नेशनल प्लानिंग कमेटी निर्माण किसने किया था 1938 में, तो वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलकर 1944 में एक बॉम्बे प्लान बना हुआ था और उसमें 75 रुपए प्रति वर्ष प्रति जो है आय सुनिश्चित की गई। ठीक है, तो 75 रुपये। छात्रों यहाँ पर जो एक छोटा सा है इसको पर मंथ की जगह पर ईयर कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईयर की बात 15 से 20 रुपए प्रति व्यक्ति पर ईयर ही रहेगा। ठीक है, फिर आगे चल करके जब 44 आया, 1944 का टाइम आया, तो यहाँ पर बॉम्बे प्लान के द्वारा 75 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय सुनिश्चित की गई। बॉम्बे प्लान के अंतर्गत जो बम्बई के बड़े बड़े जो सेठिया थे वो सब मिल करके इस प्लान को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। ठीक है, उसमें उद्योगपतियों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी रही है आजादी के पहले तक की कहानी ऐसी रही। अब हम लोग आगे की बात करेंगे, तो आगे जो है वो स्वतंत्रता के पश्चात की बात की जा रही कि गरीबी का आकलन स्वतंत्रता के पश्चात कैसे हुआ। तो 1962 में अगर हम लोग बात करें, 1962 में अगर बात करें तो निर्मित प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, यानी जो प्लानिंग कमीशन जो 1951 से ही वर्कआउट कर रहा था छात्रों। ठीक है, 1950 में स्थापित कर दिया गया था और पहली बार जो है 1951 में 51 से 56 के मध्य में क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना। लेकिन 1962 का जब समय आया, ठीक है, तो उस दौरान जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, उसने एक समूह विशेषज्ञ समूह के द्वारा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के लिए अलग अलग क्रमशः 20 और 25 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय को गरीबी रेखा को आधार रेखा माना था। मतलब आप सोचिए कि जो अभी तक बंबई के अंदर में बात हम कर चुके हैं कि भाई कम से कम 75 रुपीज से नीचे न मिले। उसके पहले अगर हम लोग नेशनल प्लानिंग कमेटी बैठी थी और वो कह रही थी कि 15 से 20 रुपए, उसी नेशनल प्लानिंग कमेटी का देखिए कि 20 से 25 रुपए आगे चल करके जब नेशनल जो है प्लानिंग कमीशन बना, राष्ट्रीय योजना आयोग का स्थापना हुआ, तो उसने 15 से 20 रुपए 20 से 25 रुपए पहली बार डिसाइड किया हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति 20 से 25 रुपए, एक व्यक्ति की इनकम 20 से 25 रुपए एक वर्ष के अंदर में हो रही है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति है, प्रति परिवार नहीं था छात्रों, याद रखिएगा। यानी परिवार में मान लीजिए 5 लोग अगर सदस्य हो गए तो 20 पंचे 100 रुपए से प्लस में होना चाहिए। ठीक है, या 25 पंचे 125 रुपए होना चाहिए, इस तरीके से तो शुरुआत होती थी। यानी प्लानिंग कमीशन ने, योजना आयोग ने प्रथम बार गरीबी का आकलन आजादी के पश्चात योजना आयोग के द्वारा प्रथम बार गरीबी का आकलन कब किया गया? 1962 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
प्रथम बार योजना आयोग के द्वारा गरीबी के आकलन के लिए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय कितना सुनिश्चित की गई। अब उसमें 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो कितना हो जाएगा 20 से 25। यानी 2 क्वेश्चन यहाँ बहुत ही जबरदस्त आपके बन रहे हैं। अगला देख लीजिए कि भारत में 1971 से पहले पहली बार गरीबी रेखा के नीचे के लिए आकलन किया गया एनएसएस डेटा के आधार, नेशनल सैंपल सर्वे। यानी अब अभी तक जो प्लानिंग कमीशन अपने हिसाब से कर रहा था कमेटी बना करके, अब आने लगे हैं एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है। और नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा पहली बार इस योजना, आज भी नेशनल सैंपल सर्वे जो है वो क्या करता है छात्रों, हमें डेटा गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित जो डेटा, ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में गरीबी का आकलन और जो बेरोजगारी है इन दोनों का आकलन कौन करता है, तो एनएसएस करता है, नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है, यही संस्थान जो है करता है, एनएसएस करता है। और ये कब पहली बार इसने वर्कआउट शुरू किया, 1971, यानी याद रखना है आपको। 1962 में उधर प्लानिंग कमीशन, बाद में 1971 से पहली बार एनएसएस वर्क स्टार्ट कर देता है। और इसी के आधार पर बीएम दांडेकर और एन रथ महोदय के द्वारा, एन रथ इनका नाम है, एन रथ, इनके द्वारा क्या किया गया है, इनके द्वारा तैयार किया जाएगा। यानी एनएसएस के डाटा के आधार पर पहली बार 2 लोग, एक कमेटी बनी बीएम दांडेकर और एन रथ के द्वारा। यानी अगर ये कमेटी पूछा जाए कि बीएम दांडेकर और एन रथ, ये कमेटी जो बनी 1971 में एनएसएस डेटा के आधार पर गरीब के आकलन के लिए बनाई गई। और इन्होंने बताया कि भाई जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए 2250 कैलोरी ऊर्जा पर डे अगर उपभोग कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो क्या होता है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। यानी अगर आप इतना खा पी रहे हैं कि 2250 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, मतलब इसी जो ये दोनों को मिला करके, यानी औसतन, यहाँ पर ये बात हो कि औसत है। अगर इसी को अगर हम ग्रामीण और शहरी में अलग अलग करें छात्रों, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा, इसको हम कहेंगे 2400 कैलोरी ग्रामीण के लिए और ये शहरी के लिए 2100 कैलोरी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि टिल्लू पंप वगैरह है तो थोड़ा सा है ना, तो यहाँ पर जो है कम कैलोरी ऊर्जा की जरूरत है शहर के अंदर में, ठीक है। और गाँव में 2400 कैलोरी, तो इसीलिए जब 2400 और 2100 जोड़ दिया जाता है और इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है तो हो जाता है 2250 कैलोरी। तो अगर 2250 कैलोरी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं आप तो गरीबी रेखा से ऊपर हैं। पहली बार किसने बोला था, बीएम दांडेकर और एन रथ के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे चल करके देखिए 71 के बाद 79, यानी 8 साल बीता और तुरंत ही एक अलग कमेटी, अब यहाँ पर वाई के अलग हैं, ठीक है, योगेंद्र सिंह अलग हैं, वाई के अलग लिख दीजिएगा, ठीक है। ये जो है अलग कमेटी बन गई, ठीक है। तो वाई के अलग कमेटी बनती है 1979 के अंदर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस कमेटी ने भी उपभोग और पौष्टिक आवश्यकता के आधार, बात वही है कि जो उपभोग है और पौष्टिक, क्या पौष्टिकता वाली चीजें मिल रही, उसी के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित करने की कोशिश की। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो आय की बात है इसको कम फोकस किया जा रहा है, बार बार उपभोग को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है, कि हम उपभोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस आधार पर जो है, और साथ ही साथ इन्होंने अलग कमेटी ने कहा कि देखो मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करने में, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 100 रुपए मिल रहे, लेकिन अब 100 रुपए में पहले भरपेट खाना खाता था और आज 100 रुपए में नाश्ता मिलना शुरू हो गया, तो इसका मतलब मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। तो दोनों चीजों को लेकर के पहली बार अलग कमेटी आई, ठीक है। तो इसके साथ में उपभोग के साथ साथ में मुद्रास्फीति को भी नियंत्रण करने का सुझाव दिया, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके 71 के बाद 1993 की बात हो रही है, 1993, और डीटी लकड़वाला, ठीक है। तो डीटी लकड़वाला ये जो है सेवाओं और वस्तुओं के उपभोग के आधार पर गरीबी रेखा के प्राकलन की बात कही है। तो ये भी याद रखना है कि इसमें कंजम्पशन है, लेकिन कंजम्पशन में सिर्फ अभी तक कंजम्पशन क्या था, पौष्टिक आहार, खाने पीने 2100 कैलोरी, लेकिन अब क्या है, तमाम प्रकार की सेवा भी हमें चाहिए, ठीक है, केवल वस्तुएं से नहीं काम चलेगा। तो आपकी सेवाओं और वस्तुओं, इन दोनों को मिलाकर के इनके उपभोग के आधार पर गरीबी रेखा का आकलन शुरू हो गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि कंज्यूमर प्राइस यानी इंडेक्स जो ट्रायल वर्कर एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी एग्रीकल्चर लेवल पर, यानी ये इन्होंने जो डीटी लकड़वाला साहब की जो समिति बनी 1993 के अंदर में, इन्होंने सबसे पहली बात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात किया। तो कंज्यूमर प्राइस इसलिए कहा क्योंकि भाई देखो कि अभी तक इसके ऊपर की बात हो चुकी है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, तो यही पर इसी बात को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। यानी जो अलग कमेटी थी उसी को आगे बढ़ा करके डीटी लकड़वाला ने कहा कि देखो गरीबी रेखा बनेगी, लेकिन अब किस आधार पर बनेगी, कंज्यूमर प्राइस के आधार पर। देखो
अगर शहर के अंदर में कोई व्यक्ति है और उसको 5,000 रुपए मिल रहा है और गांव के अंदर में अगर कोई व्यक्ति है उसको 3,000 रुपए मिल रहा है, तो दोनों बराबर हो जाता है, क्योंकि ये सब ओवर मिला करके सारा खर्चा करता है, तो ये 5,000 में नहीं कर पाता हो, ये 3,000 रुपए में अपना आराम से काम कर ले रहा है। तो इसीलिए ने कहा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनेगा, लेकिन उसके लिए दो बनेगा, एक इंडस्ट्रियल वर्कर इंडेक्स बनेगा और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनेगा एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, जो मतलब जो शहरी क्षेत्र में इंडस्ट्री में रहते हैं उनके लिए अलग बनेगा, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो एग्रीकल्चर लेबर के लिए अलग बनेगा। तो बात बढ़िया यहाँ से किया हुआ इन्होंने और आगे शुरुआत कर दिया, और दोनों को अलग अलग बना करके गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए मानदंड बनाए, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने शुरुआत किया। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये कौन आया जो सेवाओं और वस्तुओं दोनों के उपभोग के आधार पर गरीबी के प्राक्कलन की बात की। तो वो डीटी लकड़वारा कब बने हुए थे? 1993 के अंदर में। एक क्वेश्चन कभी कभी मैचिंग के लिए आ सकता है, गरीबी के लिए गरीबी द्वारा निर्मित कमेटियां और उसके बाद में उसका स्थापना वर्ष, ऐसा करके भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें 4-5 4 दे दिए गए, 4 उनके स्थापना वर्ष, बस वहीं पर बच्चा फंस सकता है। तो देखो फंसना कहाँ कहाँ पे वो आप जरूर जानते रहिए, क्योंकि फिर वो है कि पढ़ बहुत डाले लेकिन जब क्वेश्चन करने की बारी आई तो वहां पर सरेंडर कर गए। तो अब देखिए 2009 का समय आता है, यानी 1993 के बाद 1993 के पश्चात में 2009 का समय आता है और यहीं पर बनती सुरेश तेंदुलकर कमेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखना है। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने उपभोग के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया, ठीक है। तो गरीबी रेखा का निर्धारण किया है सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब बनाई गई थी ये? 2009 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या कर दिया, साथ ही वर्ष 2005, देखो ये 2009 में बनी थी लेकिन इसका जो डेटा लिया था इन्होंने छात्रों वो 2004 और 5 का लिया था। यही वो कमेटी थी जिसने बताया था कि लगभग भारत की 37.2% जनसंख्या क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। आज जो ये डेटा कम हो गया है छात्रों, ओवरऑल 22% के आसपास में हो गया है, लेकिन जब एक समय हुआ करता था कि 37% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे चल रही थी 2004-5 के डेटा। और इन्होंने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए 2004-5 में बता रहे हैं कि 446.68 रुपए, 446.68 रुपीज प्रति माह, ठीक है। और साथ ही साथ में शहरी क्षेत्र के लिए 578 रुपी 80 पैसे प्रति माह प्रति व्यक्ति गरीबी रेखा के लिए निर्धारण लाइन बनाया कि अगर कोई व्यक्ति है जो इतना रुपए पर मंथ के हिसाब से अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अगर है उसके पास में आ रहा है, वो गरीबी रेखा के अगर इससे ऊपर पैसा कमा रहा है तो गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएगा, अगर इससे नीचे है तो गरीबी रेखा के नीचे रहेगा। यानी इन्होंने पीपीपी के आधार पर परचेजिंग पावर पैरिटी, जो क्रय शक्ति समता है, जिसको हम कहते हैं क्रय शक्ति समता, ठीक है, क्रय शक्ति समता, ठीक है, जो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, क्रय शक्ति समता के आधार पर पहली बार किसने आकलन किया था? सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और इन्होंने इस आधार बताया 2004-5 के लिए 33 रुपए पर डे। तो ये मंथली बता दिया था और बोला था कि 33 रुपए अगर आप पर डे अगर कमा रहे हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर है। यानी इनको पूरे दिन भर में एक व्यक्ति के पास 33 रुपया मिल गया तो सब उसी में खाना पीना दवाई सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ये सब बताते थे कि सब सरकारी सुविधा है, ठीक है। तो इसलिए वो सब जोड़ करके 33 रुपए बता दिए कि 33 रुपए अगर हो रहा है तो बस समझिए गरीबी रेखा से व्यक्ति ऊपर है। बस मई 2012 की बात करेंगे तो 9 के बाद में 12 में क्या होता है कि 4 साल बाद एक रंगराजन कमेटी, क्योंकि जैसे ये रिपोर्ट आती है छात्रों, ये 33 रुपए वाली बात आपको याद होगा, ठीक है, जैसे 33 रुपए की बात या 578 और 446, एक्चुअल में 446 और 578 तो भी लोग समझ पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इसको पर डे के डेटा के हिसाब से निकाला और बोला 33 रुपए अगर पर डे कोई व्यक्ति अगर कमा रहा है 2004-5 के डेटा, वो गरीबी रेखा से ऊपर है, ठीक है। यहीं से बहुत ज्यादा फिर सरकार के अंदर में हलचल मच गई थी और सरकार ने ले दे करके क्या किया, 4 ही साल के अंदर अंदर में मई 2012 में क्या किया था कि एक रंगराजन कमेटी का निर्माण कर दिया, ठीक है। और रंगराजन कमेटी ने अंतरराष्ट्रीय गरीबी निर्धारण के तरीकों को देन कहा ये सब क्या छोटा मोटा बना रहे हैं, एकदम पूरा गरीबी के ही स्तर पे बढ़े। अंतरराष्ट्रीय लेवल में क्या है, हमारे यहाँ लोगों को वास्तव में गरीब है लेकिन गरीब मान ही नहीं रहे, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर गरीबी के निर्धारण के तरीकों को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशन बेस यानी जो पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण की बात कही, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने बताया कि रूरल एरिया में 2090 यानी लगभग वही 2100 कैलोरी
और यहाँ पर अर्बन एरिया में 2090 और रूरल एरिया में 2155 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। इनका अपना जो है ये मंतव्य था, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने प्रोटीन की बात बताया, तो उन्होंने बताया कि 50 ग्राम प्रोटीन जो है अगर मिल रहा हो, ठीक है, अर्बन एरिया में तो काम चल जाएगा। ग्रामीण में 48 ग्राम भी मिले तो भी काम चले। वसा की मात्रा अर्बन में 28 ग्राम मिले और रूरल में 26 ग्राम मिले, इस तरीके से उन्होंने बताया। क्योंकि काम ज्यादा करने रहते हैं इन लोगों को, तो ऐसे में रूरल के पास में कैलोरी ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए, इसलिए 21 में, यानी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए। तरीके से 21-55 के आधार पर उन्होंने फाइनल कर दिया। अब उसके बाद में क्या किया कि पावर्टी थ्रेड्स क्या करता है, हार्ड गृहस्थी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पावर्टी थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड, पावर्टी थ्रेशोल्ड गृहस्थी के आधार पर देखे जाए तो अर्बन के अंदर में जो है यहाँ पर 47 रूपी पर डे, अगर 47 रूपी इन्होंने बढ़ा करके कहा कि अगर 47 रूपी पर डे अगर कर रहे हैं और रूरल में 32 रुपए पर डे अगर आ रहा है तो ये क्या होगा, ये गरीबी रेखा से ऊपर मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने भी डेटा उसी को सुधार करके देने की कोशिश की। इस तरीके से अगर मासिक में जो इन्होंने बढ़ा करके 407 रुपए पर फैमिली औसत मासिक आय शहर के अंदर में, 972 रुपए पर फैमिली औसत आय ग्रामीण के रूप में मतलब जो है डिनोट किया। तो ये सब जो है थोड़ा सा अपडेट करने की बात आई। उसके बाद में अभी तक कोई कमेटी नहीं बनी है छात्रों कि जो यानी अंतिम कमेटी रंगराजन कमेटी थी जिसने ये बता दिया, ठीक है, कि कुछ खाने पीने का भी ध्यान रखना है, उसी हिसाब से गरीबी और अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु इन्होंने क्या किया कि विश्व बैंक ने $109 पर डे, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.57 पर डे के हिसाब से बनाया कि गरीबी रेखा से नीचे। तो आपको यहाँ याद रखना है कि विश्व बैंक का डेटा, WB वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है $1.9 पर डे, ठीक है। और जो हमारे यहाँ ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, ठीक है, उसका $1.57 पर डे के हिसाब से अगर कोई पैसा यहाँ पर कमा रहा है तो वो क्या होगा, वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा। उसके बाद में देखिए इसमें अगले पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें कि भारत में वर्ष 2011-12 की जनगणना के अनुसार 2905 यानी 29.5%, ठीक है, जनगणना के आधार पर इतनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है, ठीक है। जो पहले 2004-05 में 37% था, वो 2011-12 में 29.5। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने 29.9 कहा। विश्व बैंक के अनुसार भारत में 21.2% गरीबी, और जबकि विश्व बैंक के अनुसार केवल भारत में 12.4% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है, ठीक है। तो ये डेटा 2011-12 के अनुसार है, मैंने ऊपर वाले में सबसे लेटेस्ट डेटा 2019 का बता दिया, ठीक है। तो ये एक प्राक्कलन के आधार पर बताया गया है, जबकि जो ये कमेटियां बाकायदे रिपोर्ट दी हैं वो इनका अलग अलग ये दे दिया गया, ठीक है। तो अगर फाइनली कमेटी के आधार पर देखेंगे तो 2011-12 ही अंतिम कमेटी के रूप में। अब हम लोग छात्रों थोड़ा सा अपवर्जन की गरीबी कैसे मुख्य धारा से लोगों को हटा देती है, इस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ सामाजिक अपवर्जन का मतलब क्या है कि सामाजिक अपवर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी समूह को मुख्य धारा से निकाल करके और सीमांत मार्जिन पर पहुंचा दिया जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो या कोई समूह हो, अगर वो समाज की मुख्य धारा से निकल करके एक अलग थलग पड़ गया है, ठीक है, जैसे पहले समय में घेट्टो हुआ करते थे, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है इसी को हम अपवर्जन कहते हैं। बहुत सारे लोग देखते नहीं कि समाज से एकदम उनके लिए इस दुनिया में, जैसे अगर हम लोग बात करें आज भी देखिए गाँव में अगर आप चले जाते छात्रों, वहाँ देखिए कि बहुत बेरोजगारी, मतलब मान लीजिए कि भारत के अंदर में बहुत त्राहिमाम है, कोरोना का प्रकोप है, लोग डरे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है या तमाम प्रकार की स्थितियां, लेकिन उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। कोई चंद्रमा पर जा रहा है, कोई चंद्रमा पर अपना मकान बनाने की सोच रहा है, मंगल पर जा रहा है, लेकिन वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं, चूंकि वो मेन समाज का हिस्सा है ही नहीं। किसी ने कहा कि भाई भारत में अंतरिक्ष में ये चीज छोड़ा गया, ये सैटेलाइट छोड़ा गया, अब ये लाभ होगा, तो कह रहे हमसे क्या मतलब है। तो इसी को कहते हैं अपवर्जन। चूंकि वो इतने गरीब हैं, वो अपनी दुनिया में इतने सीमित हैं, उनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता छात्रों। इसी को रियल रूप से कहते हैं अपवर्जन। और अपवर्जन की स्थिति में जो भी अशिक्षा है उसका मेन योगदान है, ठीक है। इसीलिए जितने भी डिप्रेस क्लास में लोग आते हैं, ठीक है, उनको सबको सरकार मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करती है, इंक्लूजन करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इसमें कि सामाजिक अपवर्जन का यूरोप में खूब प्रयोग किया, यानी जो सोशल एक्सक्लूजन वर्ड टर्म है
ये सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग कहाँ से की गई? यूरोप से इसको प्रयोग किया जाने लगा और सबसे पहले वहाँ पर फ्रांस में प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग शिक्षा, समाज, राजनीति, आर्थिक, मनोविज्ञान आदि क्षेत्रों में किया जाने लगा कि कौन लोग इससे एक्सक्लूड है, अर्थात उस मुख्य धारा में ना जुड़ करके और उससे दूर है। भारतीय, अब देखिए भारतीय अपवर्जन जो रिपोर्ट है कि कितने लोग एक्सक्लूज है, इंडियन एक्सक्लूजन रिपोर्ट यानी भारतीय अपवर्जन रिपोर्ट दिल्ली स्थित निष्पक्षता अध्ययन केंद्र यानी सेंटर फॉर इक्विटी स्टडी, CES, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडी यानी निष्पक्षता अध्ययन केंद्र, ये जो है यही अध्ययन केंद्र के द्वारा भारत में भारतीय अपवर्जन रिपोर्ट जारी की जाती है और इसके द्वारा जारी की जाती है। इसके माध्यम से CES यानी सेंटर फॉर इक्विटी स्टडी यानी निष्पक्षता अध्ययन केंद्र सामाजिक अन्याय, असमानता के प्रकृति और कारणों पर अनुसंधान को प्रकाशित करता है, यानी वो सर्वे करता है, उससे संबंधित जो भी रिसर्च करता है उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और पहली बार CES की स्थापना यानी कि सेंटर फॉर इक्विटी स्टडी की जो स्थापना की गई वर्ष 2000 में की गई थी और भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय के मुद्दों पर अनुसंधान और सिफारिश के लिए एक स्वतंत्र संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रों, चूंकि सोशियोलॉजिकल अप्रोच से देखा जाए इसमें समाजशास्त्रियों को विशेष रूप से वरीयता दी जाती है, ठीक है ना, CES में यानी सेंटर फॉर इक्विटी सेंटर में। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग रिसर्चर हैं, PDF वगैरह करते हैं, तो बाद में CES के फॉर्म वगैरह आते हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वहां पर आपको जाने का मौका मिलेगा। और किस तरीके से आर्थिक अन्याय है, सामाजिक अन्याय है, और वहां पर जा करके कैसे लोग जो है अभी तक जो है अलग थलग पड़े हुए हैं और असमानता कैसे व्याप्त है, ठीक है, जैसे विमेन्स को लेकर के असमानता जो व्याप्त है, इसी आधार पर जो है जो उनको अलग एक मतलब इनका अलग एक समाज बना दिया गया, अलग समाज में ही रह रहे हैं, समाज की तो समाज के मध्य में रहते हुए भी समाज से अलग धारा बने हुए हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। और इस तरीके से भारतीय अपवर्जन रिपोर्ट अभी जो लेटेस्ट यानी 2000 में बना हुआ था और 2016 में जो इसकी रिपोर्ट आई यानी IXR इंडियन एक्सक्लूजन रिपोर्ट 2016 के महत्वपूर्ण निष्कर्ष अभी आए हैं, वो समीक्षा की गई है। तो क्या है, उन्होंने 3 मुद्दों पर जो है क्या किया, अपवर्जन की समीक्षा किया है। तो पहला है कृषि भूमि के आधार पर कैसे कितने लोग वंचित हैं। दूसरी चीज है कि वृद्धों के लिए पेंशन, कितने वृद्ध ऐसे हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनको ना तो किसी प्रकार की कोई पेंशन का सहारा है और ना किसी प्रकार का कोई सहारा है, तो कैसे समाज से वो कटे हुए हैं, ना कहीं जा सकते ना। और साथ ही साथ में जो आज की डेट में 21वीं सदी की बात की जाएगी, डिजिटल अपवर्जन जिसको हम डिजिटल डिवाइड भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी नेट में पूछा भी था कि डिजिटल डिवाइड का मतलब हो गया कि डिजिटली ऐसे तमाम लोग हैं जिनको डिजिटलाइजेशन से कोई मतलब, वो ऑनलाइन कोई काम कर ही नहीं सकते। और आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन नहीं है छात्रों, तो वो जान लीजिए कि जो 21वीं सदी का भारत है वहां पर उसको अशिक्षित ही माना जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसमें आगे देख लीजिए कि कृषि भूमि के आधार पर क्या है कि एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर के कैसे कि भारत में भूमि का वितरण का जो पैटर्न रहा व्यापक रूप से सामाजिक आर्थिक पदानुक्रम को दर्शाता है। कैसे, अभी तो जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गई और भारत में पहली बार पूरे भारत के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1955 लाया गया था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सीलिंग प्लान किया गया था, यानी कि कोई भी व्यक्ति 18 एकड़ से ज्यादा जमीन एक साथ नहीं रख सकता। इस तरीके से बड़े जमींदार ऊंची जातियों से संबंधित थे और मध्यम जातियों के किसान थे और निम्न जातियों में दलितों और आदिवासियों के पास में कृषि मजदूर हुआ करते थे। भूमिहीन कृषि मजदूर थे, उनके पास में कुछ भी नहीं था सिवाय बेगार बनने के, बंधुआ मजदूर बनने के, ठीक है। तो इस व्यवस्था को कैसे धीरे धीरे करके समाप्त किया गया। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर ये स्थितियां बनी हुई थी, ये क्या है, यानी कि जो लोअर कास्ट में है, दलित में है, आदिवासी हैं, ठीक है, इनको सबको जो है ये एक प्रकार से उस श्रेणी में रखा गया था, एक्सक्लूजन के अपवर्जन की श्रेणी में थे। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इस मामले को जो उन्होंने बताया कि भूमिहीनता के मामले में सर्वाधिक 57.3% दलित थे, उनके पास में जमीनें बिल्कुल भी नहीं थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाद में सरकार ने पट्टा वगैरह के माध्यम से देना शुरू किया, ठीक है। और विकास गतिविधियों से विस्थापित लोगों में सर्वाधिक आदिवासी। अगर जो विकास की गतिविधियां हुई, जैसे कोई डैम बना दिया गया, तो डैम के बाद में जो डैम से सबसे ज्यादा अपवर्जन हुआ कि इनको अपना घर बार छोड़ करके कहीं दूसरी यहाँ जा करके बसना पड़ा, तो उनकी जो संख्या थी वो आदिवासी थे। तो दोनों चीजें, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि भूमिहीनता का मामला जो है उसमें SC यानी जो दलित कास्ट है इनके पास में थे, और जो विस्थापन था
यानी डिस्प्लेसमेंट की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित थे वो ट्राइबल आदिवासी लोग थे, अबाउट 40% ऐसा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और इसी रिपोर्ट में बताया गया कि 2% दलित परिवार ये 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन के मालिक थे, केवल 2% दलित, ठीक है, केवल 2% दलित परिवार ही ऐसा था जिसके पास में 2 हेक्टेयर की जमीन थी या उससे अधिक थी। और दलितों के स्वामित्व वाली भूमि गुणवत्ता कम थी, और साथ ही साथ में जो इनको जमीन अवेलेबल भी थी उनकी गुणवत्ता भी कहीं ना कहीं कम थी, ठीक है। और इस तरीके से अगर आगे हम लोग, क्योंकि इनको पट्टे पर भूमि मिली हुई थी, जो बंजर और इस प्रकार की जमीनें थी वो उनके नाम कर दी गई थी, तो नाम आने की वजह से ये था कि उनके पास जमीन तो थी लेकिन वो क्वालिटी नहीं थी, और अधिकांश या भूमि सिंचाई सुविधाओं से युक्त नहीं थे। तो ये भी आप बात समझ कि बाद में जब सीलिंग प्लान जब 1955 के अंदर में किया गया था, यूपी के अंदर में सबसे पहले पूरे भारत में चला, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे पहले जब इसको लागू भी किया था छात्रों, तो यही होता कि पट्टे की भूमि नदी नाला खंजर बंजर इस तरीके से भी प्रोवाइड की जाती थी। तो ये बहुत ही बेकार स्थिति थी, अगर इस पे कोई मतलब एक्शन इनिशियल लेवल से नहीं लिया गया था, ठीक है। और आगे हम लोग देखें कि IXR की रिपोर्ट, जो इंडियन एक्सक्लूजन रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट जो 2016 है, उसमें होता है भूमि सुधार के प्रयासों से दलितों, महिलाओं, मुस्लिमों को अधिक लाभ नहीं हुआ है, ठीक है। अगर उस लेवल की बात की जाए तो आज भी गांव के अंदर में महिलाओं को देखते नहीं कि धान रोपाई के समय इनको पेमेंट कम दिया जाता है, या बाहर भी इनको पेमेंट कम कर दिया जाता है। तो ऐसे इस्लाम और ये सब मिला करके इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि अधिकांश भूमि सुधार कागजों पर ही हुआ है, व्यवहारिक रूप में नहीं हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। ये रिपोर्ट निकल करके आई है। दूसरी चीज है, कृषि के बाद में जो दूसरी एक्सक्लूजन रिपोर्ट बना है वो वृद्धों के लिए पेंशन से संबंधित है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि वृद्धों के लिए, कि भारत के लगभग 10 करोड़ वृद्ध, यानी भारत में अगर हम लोग 1 अरब 31 करोड़ की अगर जनसंख्या मान लें छात्रों, ठीक है, तो 1 अरब 31 करोड़ में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं, ठीक है, 10 करोड़ वृद्ध जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे से बाहर है, ठीक है। तो दायरों की संख्या जो है लगभग ये जो है 10 करोड़ तो ऐसे वृद्ध हैं, 131 करोड़ में से 10 ऐसे लोग हैं जिनको कोई सुरक्षा नाम की चीज ही नहीं, वो अपनी जिंदगी अपने नाम पर जी रहे हैं, चाहे रहें। और जबकि भारत जैसे राज्य को कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है, तो इसमें इनकी सुरक्षा के लिए कोई न कोई प्रावधान अवश्य बनना चाहिए। जैसे अभी कुछ सरकार में क्या किया गया, वृद्धा आश्रम और वृद्धा पार्क वगैरह बनाए जाने के लिए तेजी से कवायद चल रही है। इस तरीके से केवल 40% विकलांग महिलाएं रोजगारहीन है, ठीक है। मतलब अगर 40% विकलांग जो महिलाएं हैं वो जो है रोजगारहीन है, उनके पास रोजगार नहीं, और 40% वृद्ध ही पेंशन के दायरे में आते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी वृद्ध हैं, जितनी भी संख्या है उसमें 40% ही केवल, यानी कि जितने भी वृद्ध होंगे उसमें केवल 40% वृद्ध को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पेंशन मिल रही है, चाहे जो भी सरकार के द्वारा या उनको कहीं ना कहीं पेंशन। लेकिन 60% आज भी छात्रों उनको पेंशन नहीं मिल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट 2016 की है। अब इसमें देखिए कि रिपोर्ट में आगे ये भी उल्लेखनीय है कि यद्यप वर्ष 2008 के बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भारत के स्कोर में सुधार हुआ है, क्योंकि ये सब लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में कुछ नहीं तो भूखमरी भी स्थित आ जाती है। तो इसमें लेखनीय है कि जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखा जाता है तो 2008 के बाद में फिर लगातार जो इसमें सुधार हुआ है, क्योंकि पीडीएस सिस्टम को और स्ट्रांग किया गया, तो जिसके माध्यम से इनको कहीं ना कहीं क्या प्राप्त हुआ है, इनको सुधार हुआ है और इनको जो है अनाज वगैरह जो प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो पीडीएस सिस्टम के थ्रू इस पे सुधार किया गया, जिसकी वजह से ग्लोबल हंगर, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में वर्तमान में कितना स्थान पर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो छात्रों 2019 का जो अंतिम डेटा अभी तक आया हुआ है, ठीक है, तो 2019 के डेटा में, यानी ये अंतिम डेटा, इसके बाद 2020 वाला भी इसका डेटा नहीं आया है, तो 2020 वाला डेटा 21 में आएगा। तो 2019 का जो अंतिम डेटा प्राप्त हुआ है उससे 117 देशों की सूची में भारत 102 नंबर पायदान पर है, ठीक है। तो 102 नंबर पायदान पर भारत बना हुआ है हंगर इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 102 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। और नेक्स्ट हम, यानी कि जो अपने आसपास के देश हैं उनसे थोड़ी सी स्थिति सुधरी हुई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि डिजिटल अपवर्जन, जैसा कि मैंने बताया कि डिजिटलाइजेशन, ये युग ऐसा चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग चल रहा है, और उस समय डिजिटलाइजेशन से कैसे लोग, तो एक रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट आती है इस जो रिपोर्ट 2016 वाली है, उसके रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इंटरनेट यूजर की संख्या के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। यानी ये चीज खुशी वाली बात है कि पूरी दुनिया के अंदर में
जितने विश्व में इंटरनेट यूजर हैं तो उसमें 5 बड़े देशों में ये भी शामिल है, ठीक है। यानी 4 देश के बाद में 5वां देश भारत है, ये आपके लिए खुशी की बात है। और दूसरी बात है, यद्यपि वर्ष 2016 में लगभग 1 अरब भारतीय इंटरनेट की पहुंच से दूर थे। 1 अरब भारतीय 2016 का डेटा है, 1 अरब भारतीय इंटरनेट की पहुंच से दूर थे। और गरीब और भौगोलिक स्थित डिजिटल पहुंच के मार्ग में 2 बाधाएं विशेष रूप से आ रही थी। पहला था कि ग्रामीण में सीमित और शहर में व्यापक पहुंच। शहर में पहली बात सबके पास व्यापक पहुंच नहीं थी, और ग्रामीण के अंदर में लोग जो है सीमित लेवल पर पहुंच पा रहा था, हर जगह ये चीजें नहीं पहुंच पाई थी। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जब चलाया गया तो इसके उद्देश्य के प्रथम चरण में 1 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया जाना था, लेकिन अप्रैल 2016 तक 50,000 से भी कम ग्राम पंचायतों को कवर किया जा सका। तो पहला था 1 लाख कवर करेंगे, लेकिन 50% का टारगेट अप्रैल 2016 तक कवर किया गया, ठीक है। दूसरी यह चेतावनी दी गई कि जब कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन किया जा रहा है तो उसमें डिजिटल अपवर्जन के कारण वित्तीय अपवर्जन भी हो सकता है। यानी तमाम ऐसे लोग हो सकते हैं जो वित्तीय यानी फाइनेंस उनके हाथ में ना हो। तो बिल्कुल सही बात है छात्रों, जब कैशलेस व्यवस्था हुई थी, जब नोटबंदी की अवस्था बनी हुई थी, तो विश्वास मानिए जिनको तो ये था कि ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह कर रहे थे, उनके पास में तो चीजें आसान थी कि वो चीजों को ट्रांसफर कर ले रहे थे। या अभी आप कोरोना पीरियड में भी देख लीजिए कि जो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं उनके लिए जीवन रुका नहीं, लेकिन जो ऑनलाइन बैंकिंग से दूर हैं छात्रों, उनके पास में कैश बिल्कुल समाप्त हो गए, उनके हाथ में कैश ही नहीं रह गया, ठीक है। ये बड़ी स्थिति, यानी कि जो वृद्ध हैं, जो ऐसे लोग थे जो जाकर के बैंकों में 50 लोगों के सामने लाइन लगी हुई है और उनको भी पुलिस कहीं ना कहीं जो है भगा रही है कि भाई आप 60 वर्ष से ऊपर हैं तो आप यहाँ आ नहीं सकते, तो वो डिजिटल अपवर्जन के कारण क्या हुआ, वित्तीय अपवर्जन की स्थिति बन गई, ठीक है। तो अगर कोरोना पीरियड, महामारी और इस तरीके से नोटबंदी की अवस्था में बात की जाएगी तो डिजिटल अपवर्जन ने क्या किया, वित्तीय अपवर्जन को भी बढ़ावा दिया है। कारण यह है कि अगर डिजिटल अपवर्जन अगर कम हो जाए और लोग जो है इंटरनेट शिक्षा अगर प्राप्त कर लें तो फिर वो ज्यादातर लोग जो है वित्तीय अपवर्जन से बच पाएंगे, यानी कि वो फाइनेंस को ऑनलाइन यूज कर पाएंगे, ठीक है। और इस दौरान क्या हुआ था कि इस दौरान रोजगार सृजन में गिरावट आई है। तो बिल्कुल सही बात, अगर आप देखिए सब ऑनलाइन बैंकिंग चल रही है, कैश का काम बिल्कुल लगभग बहुत कम कैश का काम है छात्रों, तो इसका मतलब हो गया रोजगार सृजन में गिरावट आ गई है, नौकरियों की गुणवत्ता में भी गिरावट आ गई है, ठीक है। वैसे ये आना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर भारत के अंदर में क्या है कि जब तक कैश लोगों के हाथ में नहीं होता है तब तक जो है उनको लगता ही नहीं है कि मतलब कोई पैसा है, ठीक है। और वर्ष 2000 के बाद जहाँ सर्वाधिक धनी 10% लोगों के धन में 12 गुना की वृद्धि हुई है, यानी 2000 के बाद अगर हम लोग बात करें तो जो सर्वाधिक 10 धनी लोग थे उसमें 10% लोगों के धन में लगभग 12 गुना यानी 12 टाइम्स बढ़ गए। वहीं सर्वाधिक गरीब जो 10% लोगों की मात्र 3 गुना वृद्धि हुई है, यानी इनकी ग्रोथ रेट 3 गुना हुई है, तो वहीं पर ये 12 गुना तेजी से आगे बढ़े। जो सबसे ज्यादा अमीर थे वो 12 गुना और हो गया, और जो गरीब लोग थे उनके 3 गुना में वृद्धि हुई। ये भी डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 2000 बाद से 2020 की ये स्थिति बनी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार विषमता में लगातार वृद्धि हुई। विषमता का मतलब हो गया कि जो अमीर आदमी है वो और अमीर होते चले जा रहे हैं और जो गरीब आदमी है वो आपका और गरीब होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इनके साथ में क्या हुआ कि 12 गुना वृद्धि हुई है और इनकी जो ग्रोथ रेट रही है वो 20 साल के अंदर में 3 गुना ही रही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस तरीके से ये पार्ट यहीं पर फिनिश होता है छात्रों। थैंक यू, और जरूर आप लोग एक बार बताया करिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत मेहनत से आप सारी चीजें डेटा और ये सब कलेक्शन करके पहुंचाया जाता है, तो आप इसको एक अपना फीडबैक दिया करिए कि आपको इससे क्या लाभ मिला और इस प्रकार के वीडियो आपको कैसे लाभान्वित कर रहे हैं, किस किस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी आप कर चुके हैं। धन्यवाद।